हसन अल अरबी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, लेकिन क्विकली बाकरी साहब, ये जो इंडिया ने के पानी यानी बहरे हिंद के अंदर जो बहरी जहाज़ था जिस पर अरागची साहब ने स्टेटमेंट दिया है और वो फिर तबाह किया है अमेरिका ने, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या सेंटिमेंट है? क्योंकि ज़ाहिर है वो एक मेहमान बहरी जहाज़ था जो कि तरबियत के ऊपर था और वो इंडिया ने उनको बुलाया था, इंडिया ने उनको रेस्क्यू भी नहीं किया, तो वहाँ पे क्या सेंटिमेंट है इस मामले के ऊपर? इस सवाल को जवाब देने से पहले मुझे मुख्तसर प्रोफेसर साहब के बातों के ऊपर एक कमेंट करने दें। हम्म। ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि उम्मत इस्लाम को एक होना चाहिए, लेकिन ये हम भूल जाते हैं जब भी इसराइल किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर अटैक करता है तो हम सब जंगबंदी की बात करते हैं, जंगबंदी में कहते हैं कि उम्मत इस्लाम एक हो जाए। प्रोफेसर साहब ये क्यों नहीं कहते हैं अब जब ईरान डट के मुकाबला कर रहा है, खड़ा हुआ है इसराइल के सामने, जो आज तक कोई भी इस्लामी मुल्क हैफा और तल अवीव के अंदर मिसाइल नहीं दाग सका, ईरान दिन में 4 से 5 से 15 तक मिसाइलें दाग रहा है, तो पूरा उम्मत इस्लाम एक होके, मुस्लिम ब्रदर्स एक होके इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? हम बार बार किसी इस्लामी मुल्क को रोकने के लिए इकट्ठे क्यों होने की बात करते हैं? हम एक होके इसराइल के साथ डट मुकाबले में क्यों नहीं खड़े होते हैं? ये पहली जो कमेंट है मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरी जो बात है हिंदुस्तान के बारे में, याद रहे दिना की जो इनके बहरी बेड़े थी, ये इसके ऊपर टारगेट 1 माइल से हुआ है। अमेरिकन ऑब्जर्वर्स के मुताबिक 1 माइल तक करीब पहुंच के इन्होंने एक टॉर्पीडो हिट की है। दो बातें इसमें है, एक, इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इनको किसने दी थी कि वो 1 माइल तक आगे आए और उसके बाद हिट करें? दूसरी बात, बंदर अब्बास में और चाबहार में दोनों में ईरानी वॉरशिप्स हैं। बंदर अब्बास के अंदर वॉरशिप के ऊपर हिट नहीं हुआ, लेकिन चाबहार के पास कोनारक में जितने भी इनकी बहरी बेड़े थे उनके ऊपर हिट होता गया। बंदर अब्बास इंडियंस के पास नहीं है, लेकिन चाबहार के अंदर इंडियन कंपनीज हैं, जो कि हमें अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये मिली है कि वहां से जासूस भी पकड़े गए। तो गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज वेरी क्रिटिकली वर्किंग ऑन इट। वो ये ढूंढ रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन अमेरिकन और इसराइलियों को किसने दी है। लेकिन तीसरी जो पहलू है, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अगर आप किसी भी कश्ती के ऊपर या बहरी बेड़े के ऊपर हिट करते हैं और उनकी जो वहां पे सोल्जर्स या उनकी जो खदमा है वो पानी में गिरते हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप इनको असीर करें, पानी से उठा के ले जाएं। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन मिली है दिना को हिट करने के बाद 80 लोग पानी में गिरे और अमेरिकन ने इनको पानी में छोड़ के वापस चले गए, इनको सरवाइव नहीं किया। इनकी जान जो बच सकती थी, ये असीर बन सकते थे, लेकिन इनको मरने दिया। मतलब ये अखलाक से बिल्कुल हट के ये लड़ रहे हैं। लेकिन इससे ये यकीन करें कि ईरान के अंदर जज्बा और भी ज्यादा होगा और इनकी रगों में एक नई खून दौड़ेगी रिवेंज के लिए, और ये रिवेंज इंशाल्लाह आगे आते हुए दिनों में हम सबको नजर आएगी। अच्छा, हसन अल-अरबी साहब, आप क्या कहेंगे? एक तो ये जो जंग है, एक प्रोफेसर आदिल नजम साहब ने सवाल छोड़ा था कि अब ये देखना है कि कौन कितना सस्टेन करता है, और जाहिर है कि ह्यूमन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे थे कि जिस रफ्तार से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और ह्यूमन यानी नुकसान हो रहा है इंसानी जानों का, हॉस्पिटल्स में स्कूल की बच्चियां आपने देखा मार दी गई, तो क्या आपको लगता है कि ये अब वॉर ऑफ नर्व्स में पहले कौन हार सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको तो पैनलिस्ट ने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि ये हर जंग की तरह ये जंग भी वॉर ऑफ नर्व्स है। और हमारा जो दुश्मन है जिसके साथ मुकाबला है इसराइल का स्पेशली, वो तो मशहूर है इस चीज़ के ऊपर कि वो औरतों और बच्चों को ज़िबा करता है, और स्पेशली बच्चों को टारगेट किया जाता है जंगों के दौरान। जब से ये मार्ज़ वजूद में एक नाजायज़ एंटिटी के तौर पे दुनिया ने इसको देखा है, तब से ये बच्चों को ही ज़िबा कर रहा है। सो ईरान के अंदर जो जिस तरीके से ये स्कूल्स को, कॉलेजेस को, हॉस्पिटल्स को ये जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, यही इसकी अनफॉर्चुनेट लेगेसी, इसके अलावा इसके पास और कुछ नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके से मिलिट्री एंगल को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरीके से कॉस्ट वर्सेस डैमेज है, कि 4 मिलियन का अमेरिकन मिसल और इस्राएली मिसल है जो $20,000 के इरानियन ड्रोन को गिराने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कॉस्ट जो है उसकी वर्सेस डैमेज की जो रेशियो है वो ईरान की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट कर रही है। इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल एंगल भी है।
पॉलिटिकल एंगल ये है कि आप अभी देखें कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग में शामिल होने को लेकर बहुत शदीद प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अभी रिसेंटली आज ही वो क्लिप हमारे सामने आ रहा था जिसमें अमेरिकन मरीन जो था वो सेनेट के एक इजलास के अंदर कह रहा था कि हम इसराइल की जंगों में नहीं लड़ेंगे और मैं नहीं मरना चाहता इसराइल के लिए, और उसको फिर वहां से धक्के देके निकाला गया। दैट्स द मोस्ट वायरल क्लिप पिछले 24 घंटों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। फिर उसके बाद इसराइल के अंदर जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाखों की तादाद में, इसराइल की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ के अराउंड है, तो लाखों की तादाद में इसराइली जो है वो इसराइल छोड़ के भाग रहे हैं। तो वो पॉलिटिकल जो एंगल है वो भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो जहां तक नर्व्स की बात है, आई थिंक जो पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिटिकल प्रेशर दोनों इसराइल और अमेरिका में घर के अंदर उनके जनरेट हो रहा है, वो इनको बहुत बुरे तरीके से हिट करने वाला है। और जहां तक वॉर ऑफ ये जो नर्व्स की गेम की बात है, तो आई थिंक वो ईरान की फेवर में है। ईरान की ज्योग्राफी भी ईरान की फेवर में है, टाइम भी ईरान की फेवर में, और एंड्योरेंस भी ईरान की फेवर में। और ईरान अगर इसी तरीके से आने वाले 2 से 4 दिन एग्रेसिवली हिट करता रहता है इसराइल और जो स्पेशली जो इसराइली सेंटर्स हैं, तो उसके बाद जंग आप देखेंगे कि बहुत टिल्ट करेगी ईरान की तरफ। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। हमने भी आपको बताना है कि आज बहुत अहम एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी DGISPR की वहाँ पे पेशावर में, जिसमें कि एक तस्दीक हुई है कि बगराम एयरबेस का जो टारगेट पाकिस्तान के पास था वो अचीव हुआ है, और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है वहाँ पे, और जब वहाँ एमिनेशन के डिपोज थे वो भी तबाह पाकिस्तान ने किए हैं। जैसा मैं दोबारा भी आऊँगी ईरान की जंग के ऊपर, लेकिन ये कितनी बड़ी सक्सेस है, कितनी बड़ी कामयाबी, और अमेरिका भी चाहता था कि बगराम एयरबेस जो है उसके अंदर जो भी एमिनेशन था उसको तबाह किया जाए। तो उस तनाजुर में आप कैसे देखते हैं इसको? अस्मा, बगराम एयरबेस जो था ना, वो जब अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी अफ़गानिस्तान में, तो उसको ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता था, क्योंकि अमेरिका ने बगराम एयरबेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तकरीबन 10,000 फ़ौजियों को ठहराने का वहाँ बंदोबस्त था। जो अमेरिका के जितने फाइटर और सपोर्ट एयरक्राफ्ट थे वो सारे वहाँ मौजूद थे। और बगराम एयरबेस अपनी लोकेशन की वजह से अमेरिका के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उस लोकेशन की वजह से वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान, तीनों को यानी तीनों तरफ वो देखते थे और अपने यानी कि वहाँ से जहाज़ों के थ्रू यानी कि ऑपरेशंस करते थे। जब 21 में अमेरिका वहाँ से चला गया, तो हमारी इतलात के मुताबिक इंडिया ने वहाँ अफगानियों को, TTP को ख़ासतौर पे बहुत मदद दी, और वो अब उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे थे। और क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए आपको वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं बड़े बड़े, जहाँ आप उनको मैन्युफैक्चर कर सकें, फिर आपको पेन्स चाहिए होते हैं जहाँ आप उनको हाउस कर सकें, फिर आपको एक रनवे चाहिए होता है जहाँ से आप उनको लॉन्च कर सकें। तो वो सारी फैसिलिटीज़ बगराम में मौजूद थी, और इंडिया जो है वो बहुत हैवी फंडिंग कर रहा था अफ़गान्स को कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सके। सो जब हम लोगों को, मेरे ख्याल पाकिस्तान को ये खबर मिली, तो पाकिस्तान ने बहुत मुनासिब समझा कि उन्होंने बगराम को 28 फ़रवरी को की रात को अटैक किया और कंप्लीटली क्या कहते हैं उस बेस को तबाह बर्बाद कर दिया। ख़ास तौर पे जो वेयर हाउसेस थे और जो एयरक्राफ्ट पेन्स थे जहां जो बने बनाए ड्रोन्स थे जो पार्क थे। सो आई थिंक ये उसके बाद से जो है ना अफगान्स और इंडियंस दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी जो इंडिया उनको दे रहा था उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने बस मेरे ख्याल आधे घंटे के ऑपरेशन में। और अमेरिका के भी कंसर्न्स थे कि ऐसा ना हो कि ये उनकी तरफ ये मामला चला जाए और दोबारा उनके खिलाफ इस्तेमाल हो, क्योंकि वो वहाँ पे छोड़ के आए थे हर चीज, जो जहाज, हेलीकॉप्टर्स, एमुनेशन, क्योंकि ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा और वेल ऑर्गेनाइज्ड बेस था अमेरिका। इसीलिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप वापस मांग रहे थे, वो रेडी भी थे कि हम आपको 1 to 1.5 बिलियन डॉलर पर ईयर देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें ये वापस कर दें। अच्छा, ड्रोन्स का है, इससे पहले कि मैं अहमद के पास जाऊं, ये ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है, ईरान का भी जो शाहिद उनका जो ड्रोन कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो बड़ा हैरानकुन उसका तजुर्बा हुआ है इस पूरी जंग के दौरान। क्या आप ये समझते हैं कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो इजराइल को हैरान कर सके या अमेरिका की टक्कर ले सके? जैसे ये हदीद है, हाँ। ये जो आज इंट्रोड्यूस, आज पहली मरतबा इंट्रोड्यूस किया है, उससे
उससे पहले शाहिद जो था, ये यूकेव्स की आते हैं, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स हैं। क्योंकि ड्रोन्स के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें कैरी कर सकते हैं, जैसे ESM इक्विपमेंट कैरी कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैरी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग इक्विपमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ड्रोन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप बॉम्ब्स कैरी करते हैं, तो उनको UCAVs कहते हैं। सो दोनों शाहिद और हम शाहिद कह रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली ईरानियंस उनको शहीद कहते हैं। अच्छा, तो वो और हदीद दोनों UCAVs की कैटेगरी में आते हैं। और हदीद के ऊपर जो वॉरहेड लगता है वो तकरीबन 30 kg का उसके ऊपर बॉम्ब लगता है, वॉरहेड होता है। और जो शाहिद है उसके ऊपर तकरीबन 50 से 60 kg का वॉरहेड है, कि जो कि अगर आप एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करें, जैसे कतर में जो उन्होंने थर्ड जो है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को जो तबाह किया है कतर के अंदर, वो उन्होंने शाहिद से किए। सो क्योंकि एक स्पेसिफिक टारगेट था, उसके लिए अगर आप डायरेक्ट हिट करें तो 60 kg का वॉरहेड जो है वो बहुत अच्छा है।